नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज पत्रकारिता विमर्श में हम बातचीत करने वाले हैं फिल्म पत्रकारिता के बारे में। फिल्म पत्रकारिता इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया की एक प्रमुख धारा है और इस धारा में देश के कई बड़े जाने माने पत्रकारों ने शिरकत की है। मैं क्षमा चाहता हूं कि हमारा ये कार्यक्रम 20 मिनट विलंब से शुरू कर पाए हैं हम, क्योंकि हमारे टेक्निकल डायरेक्टर ने कुछ तब्दीलियां बताई थी कार्यक्रम में, इसके कारण हमारे कार्यक्रम को शुरू करने में कुछ देरी हुई। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं अपने दोनों मेहमानों से, श्री अजय ब्रह्मात्म जी से और अफसाना अहमद से भी क्षमा चाहता हूं। उनका स्वागत करता हूं कि मुझे कार्यक्रम को शुरू करने में थोड़ी सी देरी हुई है। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का परिचय अगर करा दूं तो ये मैं शुरुआत करना चाहता हूं अजय ब्रह्मात्म से कि अजय जी, फिल्म पत्रकारिता में आपको 25 वर्ष से अधिक हो गए हैं और फिल्म पत्रकारिता के अलावा आपने दूसरी पत्रकारिता भी की है। बहुत आपने भी उल्लेखनीय कार्य किए हैं, झंडे गाड़े हैं। विदेश में भी आपने काम किया है, चीन में भी काम किया है। कई भाषाओं के आप जानकार हैं, जिनमें कठिनतम चीनी भाषा भी शामिल है। आपने चीनी फिल्में भी देखी हैं, चीनी फिल्मों की विस्तृत समीक्षा भी की है और करीब 2.5 दशक तक आप देश के प्रमुख हिंदी अखबारों दैनिक भास्कर समूह और दैनिक जागरण समूह से जुड़े रहे। इतनी किताबें आपने लिखी हैं और फिल्मों के गंभीर पहलू को आपने बार बार उजागर किया है, कई बार उजागर किया है। अजय जी, ये जानना चाहता हूं कि फिल्म पत्रकारिता, क्योंकि फिल्में बदल रही है इसलिए फिल्म पत्रकारिता का बदलना भी जायज है, वाजिब है। क्या आपको लगता है कि हमारी फिल्में, क्योंकि फिल्म पत्रकारिता फिल्मों के साथ चलती है, क्या हमारी फिल्में वाकई मुख्य धारा का प्रतिनिधित्व करती हैं या वे किसी एक वर्ग विशेष के पीछे है, केवल स्टारडम ही उन पर हावी है? और फिल्मों को लेकर जो गंभीरता लोगों में नहीं होती, तो ये गंभीरता भारत में क्यों नहीं है? भारत में फिल्म पत्रकारों को उतनी गंभीरता से आमतौर पर नहीं लिया जाता, तो इसका कारण क्या है? अजय जी, मैं पहले आपसे ये जानना चाहता हूं। अजय ब्रह्मात्म जी। जी जी। अगर मैं बात करूं फिल्म पत्रकारिता के स्वरूप पर और फिल्म पत्रकारिता का मेरा अपना अनुभव जो रहा है उसको लेकर भी, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको उसी संदर्भ में देखना पड़ेगा। मेरा अपना मानना है कि भारतीय समाज, खास करके हमारा हिंदी समाज, सिनेमा को लेकर के बहुत ही जुड़ाव महसूस नहीं करता। वो फिल्में देखता है, उससे मनोरंजित होता है, वो उसको मनोरंजन के लिए सिनेमा देखना भी है, लेकिन सिनेमा के प्रति जो एक आदर भाव होता है, सिनेमा के प्रति जो एक रिस्पेक्ट होता है, वो कभी नहीं रहा। और अब भी जबकि सब कुछ विकसित हो चुका है, लोग जान चुके हैं
फिल्म इंडस्ट्री के काम धंधे को भी जानते हैं, कैसे ये वर्क करता है यह भी जानते हैं। बावजूद इसके फिल्मों को लेकर के एक नेगेटिव रवैया हमारे समाज में रहा है, और खास करके पिछले 1 साल से तो और ज्यादा हो गया है फिल्म इंडस्ट्री के प्रति एक नेगेटिव रवैया। इसके पीछे बहुत सारे सोशल पॉलिटिकल रीजन हैं, लेकिन उसी के प्रति छाया कह लें कि पत्रकारिता में आती है, जब फिल्म पत्रकारिता आती है तो उसको दोयम दर्जे का पत्रकारिता माना जाता है। मेरे शुरू से भी अनुभव रहे हैं ऐसे कि एक तो अखबारों में, खास करके हिंदी अखबारों में, जब फिल्मों को जगह देना शुरू किया गया और हुआ कि अब भाई फिल्म कवरेज करना है, तो यह जरूरी नहीं समझा गया कि जो लोग फिल्म में ट्रेंड हैं या फिल्मों की जानकारी रखते हैं या फिल्मों के एप्रिसिएशन की पढ़ाई कर चुके हैं, ऐसे लोगों को भर्ती किया जाए, ऐसे लोगों को नौकरी दी जाए। बल्कि क्राइम और फिल्म ये दो जर्नलिज्म के ऐसे हिस्से रहे हैं जिसमें किसी भी इंटर्न को, किसी भी नए पत्रकार को, किसी भी नौसिखुए को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। मुझे याद है एक अखबार में मैं उस समय फ्रीलांसिंग करता था और लिखता था, तो एक संपादक किसी नौसिखुए को एक कार्ड दिया उन्होंने कि ये फिल्म का शो हो रहा है, चले जाओ देखने के लिए। उसने बोला कि सर मैं फिल्म तो देखता नहीं हूँ और फिल्मों के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है, मैं आकर के फिल्म पर क्या लिखूंगा। कहा फिल्में तो देखते हो तुम, थोड़ा बहुत तो देखते ही हो, आकर के थोड़ा लिख देना कि नाच कैसा था, थोड़ा लिख देना गाना कैसा था, थोड़ा तुमको काम कैसा लगा ये लिख देना, और थोड़ा ओवरऑल बता देना कि क्या है, हो गया रिव्यू, रिव्यू में होता क्या है। तो ये एटीट्यूड संपादकों का आज भी बना हुआ है कहीं ना कहीं। और जो लोग प्रोफेशनल राइटर हैं, जो एक मीडियम के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं, एक विधा के तौर पर जिसका अभ्यास किया है, उनको भी भाव और महत्व नहीं दिया जाता है। और उनके भी रिव्यूज जब जाते हैं, उनके भी आर्टिकल्स जब जाते हैं, तो स्पेस के हिसाब से, मैंने खुद जब रिव्यू लिखना शुरू किया अपने अखबार में पत्रकारिता के बाद, कवरेज के बाद, तो ये होता था कि चूंकि जागरण उस समय लगभग 18 शहरों से आता था, रिव्यू में एक जगह भेज देता था, उसके बाद सबके पास रिव्यू चला जाता था, और जिसके पास स्थानीय पेज पर जितनी जगह होती थी उतनी ही जगह में वो रिव्यू छाप देता था। कहीं 2 पैराग्राफ छप गया, कहीं 3 पैराग्राफ छप गया, कहीं पूरा छपा, और इस तरह ये पूरा रवैया रहता है। दूसरे जो हमारे फिल्मों के प्रभारी हैं, फिल्मों के संपादक हैं, अखबारों के संपादक हैं, मैं हिंदी अखबारों की बात ज्यादा कर रहा हूं, उनके तरफ से भी यह दृष्टिकोण कभी नहीं रहा है और यह मांग नहीं रही है कि आपको गंभीरता की तरफ ध्यान देना है। हिंदी में जब फिल्म पत्रकारिता शुरू होती है, मैं पत्रिकाओं के दौर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अखबारों के दौर की बात कर रहा हूं मैं, तब तो ये ज्यादा हो गया था कि पिछले 20-25 सालों में ये रवैया ज्यादा चला है कि कोई भी अंग्रेजी का अखबार उठा लो, कोई भी अंग्रेजी की पत्रिका उठा लो, उसकी चीजें लो, अनुवाद कर दो, उसके इंटरव्यूज भी निकालो, उसमें से सवाल जवाब का फॉर्मेट हटा दो, उसको एस्से टाइप का लिख दो, कुछ भी कर दो। अफसाना को मालूम होगा कितने सारे इनको सुनने को मिलते होंगे कि इनके किए इंटरव्यूज के कॉपीज बट रहे हैं, कॉपी छप रहे हैं सब जगह। चूंकि बॉम्बे टाइम्स एक समय में, अभी भी बॉम्बे टाइम्स एक उम्दा पेपर था और सबसे ज्यादा पढ़ा जाता था, और फिल्म के पर्सनालिटीज भी वहां जाती थी, तो पहले खबरें मिलती थी, अच्छे कवरेज मिलते थे, और वो सारी चीजें हिंदी में आ जाती थी। यहां तक कि खुद उनके ग्रुप में भी ऐसी चीजें होती थी, ऐसा नहीं था कि दूसरे ग्रुप के लोग कर रहे हो, उनके भी ग्रुप में हिंदी की जो पत्रिकाएं थी, अखबार थे, उनमें वैसे समर्थ पत्रकार नहीं रखे जाते थे। होता ये था कि अरे यार अफसाना लिख देंगे ना, उसके बाद आ जाएगा, फिर अपनी कॉपी तैयार कर देंगे, और हम लोग तो एक ही ग्रुप के हैं। ये रवैया चलता रहा, जिसकी वजह से ये हम फिल्मों को लेकर के गंभीर नहीं हो पाए। जो थोड़े बहुत हिंदी में गंभीर लेखन हो पाया, वो दिलमान का दौर था, आप जानते होंगे, फिर माधुरी का दौर था, फिर उसके बाद से मैं तो रंगभूमि और
इसी पत्रिकाओं के भी नाम लूंगा कि उनका भी योगदान रहा है, भले ही वो बहुत गंभीर नहीं रहा हो, लेकिन उसमें हाँ। गंभीरता का अंश रहता था। कुछ पेजेस ऐसे होते थे जहां गंभीर विमर्श भी होता था, बाकी वो गॉसिप और चटपटी खबरें, कानाफूसी, इस ढंग की भी चीजें रहती थी। तो कानाफूसी का प्रभाव या गॉसिप का प्रभाव हिंदी जर्नलिज्म में बहुत तेजी से, बहुत बाढ़ की तरफ फैला, एक संक्रमण की तरफ फैला। लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि जैसे अंग्रेजी के अखबार गॉसिप जर्नलिज्म के लिए भी, गॉसिपिंग के लिए भी जर्नलिस्ट रखते हैं, जहां ओरिजिनल गॉसिप आते हैं, वैसा हिंदी अखबारों ने नहीं किया। बाद में जब मैं दैनिक जागरण में था तो मैंने कुछ अपने साथियों को सिर्फ इसी बात की जिम्मेदारी दी थी कि आपका काम सिर्फ खबरें लाना होगा और थोड़ा सा चटपटा बना के, थोड़ा सा पाठक फ्रेंडली बना के उसको छापना होगा। ये जरूर मैंने किया और यह जरूरी था, इसलिए कि ऐसा दबाव था हमारे ऊपर। लेकिन हमने गंभीरता का कोना हमेशा पकड़े रखा और उसको मेंटेन किया अपने रिव्यूज में। रिव्यूज में तो ये होता था कि मैं साफ कहता था कि बाकी बातें मैं फिल्म प्रोडक्शन के हिसाब से, फिल्म के स्टार के हिसाब से, फिल्म के दूसरे डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करता रहूंगा, वही हमारा काम है। लेकिन जब रिव्यू लिखने की बात आएगी तो वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा और वो हो सकता है आप डिसएग्री करें, हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं आपके, और हमें ये बात लोग भूल जाते हैं खास करके क्रिटिक और फिल्म जर्नलिज्म में, कि जब हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, क्रिटिक कर रहे होते हैं उसका, तो हम उस व्यक्ति की आलोचना नहीं कर रहे होते हैं, हम उसके किए काम की आलोचना कर रहे होते हैं। इस बात को कई लोग भूल जाते हैं, बहुत पर्सनल ले लेते हैं और फिर आपके पास फोन भी आते हैं, फिर बाकी चीजें होती है। जी आगे बात करूंगा। मैं इस वार्ता में अफसाना जी को शामिल करना चाहता हूं। अफसाना, ये बताएं कि आप तो गंभीर पत्रकारिता करती थी, फिर फिल्मों की ओर कैसे मुड़ गई और फिल्मों में इतनी ब्रेकिंग न्यूज आप कैसे और कहां से लाई? क्या प्रेरणा रही आपके सामने? हेलो एवरीबडी। तो सबसे पहले प्रकाश जी, द वे यू हैव पुट इट, जैसे आपने अभी प्रेजेंट किया कि गंभीर जर्नलिज्म से आपने फिल्म, which is again considered as a light medium, जो आपने बोला, the first question you put to him कि ये इतने light and non serious कैसे है। तो आप लोग खुद ही ऐसे बातें कर रहे हैं, आप जैसे बातें कर रहे हो अभी। how did you make the transition from the serious to non serious? मेरे कहने का आशय कि आमतौर पर धारणा ये कि फिल्म पत्रकारिता करने वाले लोग, बट जोक में भी मैंने एक अंडरलाइन वो कर दिया कि unless we take it seriously, we have to take it seriously because this is my job, तो सामने वाला सीरियसली हमको जरूर लेंगे। तो कमिंग टू द पॉइंट कि हाउ आई मूव्ड फ्रॉम द काइंड ऑफ जर्नलिज्म व्हिच इज सेशन कोड बोलिए, आप पॉलिटिक्स बोलिए, तो वो भी मैंने कवर किया व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन एशियन न्यूज न्यूज़पेपर। I was being sent to session court. I had MJ Akbar, I had Akar Patel as my bosses, immediate bosses here, AT Jayanti, jisko, you know, those are the people I have worked with, and they had sent me to various places to cover so and so things, all the serious journalism, jisko hum term karte hain. And there was one thing, one day, what happened was how I made the transition. I will tell you. मुझे भेजा गया है राजकुमार, the actor, he passed away. जैसे अजय जी ने अभी बताया कि व्हेन यू एंटर एज अ ट्रेनी यू आर इमीडिएटली पुट ऑन द बीट ऑफ ए फिल्म और क्राइम। ये दोनों बहुत उन सबको आसान लगता है, इजी लगते हैं। तो फॉर मी व्हेन आई एंटर्ड, मुझे कई चीजें दिया गए, आई मीन आई वाज गिवन सो मेनी थिंग्स टू डू, बट एट द सेम टाइम आकार पटेल वाज द बॉस देयर। आप शायद आप लोग जानते होंगे। तो आकार ने मुझे बोला कि राजकुमार हैज पास्ड अवे, अफसाना गो एंड कवर इट। दैट वाज माय सेकंड डे प्रॉब्ली इन एशियन एज। I went there because for me, to be very honest, I learned everything on my job. About films, I learned on my job. So I went, I got that story, some story लेके आके उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस डेथ के उनको दे दिया मैंने, चलो वो गए। तो फ्यू डेज लेटर उन लोगों को पता नहीं, आई डोंट नो हाउ दे फेल्ट कि आई कुड बी ए बेटर कलेक्टर ऑफ न्यूज, बिकॉज प्रोबेबली द वे आई वाज, सी इट ऑल मैटर्स हाउ यू, आई एम नॉट सेइंग ड्रेस अप, ड्रेस की बात नहीं बोल रहे, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ। सो
आई वॉज सेंट टू सी सेशन कोर्ट दिन में हो जाते थे, तो शाम के वक्त अफसाना ये कर लो वो कर लो, तो अमिताभ बच्चन हैड लिफ्टेड द बैन. अगर आप लोगों को याद है, there's a मूवी को लाल बादशाह, तो उससे अमिताभ बच्चन लिफ्टेड द बैन ऑन द मीडिया. तो मुझे वहां भेजा गया कि गो एंड कवर द प्रेस कॉन्फ्रेंस. तो मैं चली गई वहां, एंड आई वॉज एज यूजुअल बिकॉज आई वुड ऑलवेज लव टू ड्रेस. तो मैं चली गई, नो बडी न्यू मी, आई वॉज ब्रांड न्यू जर्नलिस्ट. ओके, जर्नलिस्ट भी नहीं बोलूंगी, कब रिपोर्टर. महबूब स्टूडियो, आई थिंक आई एम श्योर इवन अजय वॉज देयर. ऑल द दिग्गज जो जर्नलिस्ट बोलते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, खालिद मोहम्मद, बिंदु मिरानी, विनोद मिरानी, काफी कोई बड़े बड़े जर्नलिस्ट सब बैठे हुए थे. एंड आई वेंट इन, एंड इट वाज ओपन फोरम पे रखा गया था प्लेटफॉर्म. तो स्ट्रेट अवे आई वेंट एंड आई डिड नॉट गो एंड सिट विद द जर्नलिस्ट लॉट. दे वर क्वाइट अ लॉट ऑफ देम कि 10 साल के बाद उन्होंने लिफ्ट किया ये बैन, और सो मेनी जर्नलिस्ट फ्रॉम अक्रॉस फ्रॉम द कंट्री हैड कम डाउन, नॉट जस्ट बॉम्बे. तो मैं जाके कहाँ बैठ गई, जहां सामने मतलब चेयर रखे हुए थे, मेहुल कुमार एंड फलाना एंड ऑल दिस पीपल, अमिताभ बच्चन उनके लिए. तो एक कॉर्नर में आई वेंट एंड आई सैट देयर without even realizing कि this is my first press conference. Okay, this is my first press conference. मैं जाके बैठ गई, and little later this guys came. ये तो मेरे सामने सब फुल हो गए थे, all the journalists. तो इन लोग आ गए, मैंने देखा अमिताभ बच्चन, and you know I did not get up from the seat. I was sitting there only. Amitabh came sat next to me. Mehul Kumar आ गए, and I don't know except Amitabh Bachchan, I did not know who all these people were. तो अब मैं उधर ही बैठ के, अमिताभ बच्चन looked at me thinking, पता नहीं उनको क्या लगा, उन्होंने भी, किसी ने मुझे वहां से हटाया नहीं, मैं उनके साथ ही बैठ गई. तो that was a very interesting point which I realized कि throughout the press conference people were asking Amitabh Bachchan lot of things, ये वो. तो अमिताभ kept on in between, जैसे मुझे लीन करके मेरे पास पूछते थे, आपको कुछ पूछना नहीं है. एंड मैंने क्या बोला उनको कि ये जब खत्म हो जाएंगे, मिस्टर बच्चन, कैन आई डू एन इंटरव्यू ऑफ योर्स. सो मेरे दिमाग में वो था कि आई शुड गेट एन इंटरव्यू, कब रिपोर्टर. तो अमिताभ जस्ट लुक्ड एट मी थिंकिंग ये है कौन, व्हाई शुड आई गिव हर एन इंटरव्यू, सोचा होगा, बट पता नहीं व्हाई आई गॉट दैट इंटरव्यू. सो ही सेड यू कम अफसाना. नेक्स्ट डे क्वाइटली विस्पर्ड टू मी, ओके टुमारो, नेक्स्ट डे 9:30 मुझे उन्होंने यही जगह पे बुला लिया, महबूब स्टूडियो. तो आई वॉज वेरी हैप्पीली रिलैक्सिंग एंड मैं सिटिंग इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबकी सुन रही थी मैं. तो ऑल दैट हैपेंड. कहा जा सकता है कि एक दोपहर में आपको अमिताभ बच्चन ने इंटरव्यू के लिए टाइम दे दिया. बिल्कुल. हाँ जी, कम अगेन प्रकाश जी. अमिताभ बच्चन ने दोपहर में ऐसे ही अंदाज से आपको टाइम दे दिया मिलने के लिए. बोल दिया होगा, 100% ऐसे ही बोल दिया होगा, आ जाइए कल 9:30 हम लोग मिलते हैं. तो मैं 9:30 पहुंच गई, बट सब सामने जो भी हो रहा था, पीपल वेर वॉचिंग, ऑल द जर्नलिस्ट सिटिंग अक्रॉस, दे वर वॉचिंग कि समथिंग इज बीइंग. सो पीपल, आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज ओवर, पीपल केम अप टू मी, द जर्नलिस्ट. तो आके ने अपने पहचान करवाया कि हु आर यू, यू नो व्हाट इज योर आइडेंटिटी करके पूछा. तो मैंने बोला आई वर्क फॉर एशियन इज ब्ला ब्ला करके मैंने कर दिया. तो व्हाट वाज मिस्टर बच्चन टेलिंग यू, व्हाट वर यू एक्सचेंजिंग विस्पर, क्या हो रहा था. तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम दैट आई हैव एन इंटरव्यू टुमारो, ही हैज गिवन मी टाइम, मैंने कुछ बोला नहीं. तो नेक्स्ट डे आई रीच्ड देयर, मैंने एक अच्छा खासा मुझे इंटरव्यू मिल गया मिस्टर बच्चन से, मुझे वो आके लेके भी गए, लेकिन देयर वर जर्नलिस्ट अराउंड मूविंग आउटसाइड, बाहर ही थे. लेकिन जो मेरे क्वेश्चंस थे और मिस्टर बच्चन के आंसर्स में बहुत डिफरेंस था, फर्क थे, क्योंकि माय क्वेश्चंस वर अबाउट पॉलिटिक्स, बोफोर्स वाला, लॉट ऑफ थिंग्स, एंड हिज आंसर्स वेर वेरी मोनोसिलेबिक, जो बोलते हैं ना, वन वर्ड थे. यस, नो. बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई कि इस तरह आप फिल्म पत्रकारिता में प्रवेश किया. नहीं, आई वांट टू जस्ट कंप्लीट दिस. व्हाई? फॉर द सिंपल रीजन, 2 seconds more. So I took that interview, I go back to the office and I gave it to my editor. So they were very happy कि it is not a press conference, कि उनको इंटरव्यू मिल गया. तो इंटरव्यू में छप भी गए. नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई गो टू द ऑफिस, मैंने देखा एशियन न्यूज न्यूज़पेपर की हेडलाइन जो है ना, मेन न्यूज़पेपर के इनसाइड पेज, बट एक छोटा सा टीजर फ्रंट पेज पे लिया था, आई डू नॉट रिग्रेट माई अफेयर विथ रेखा. सो दैट वाज करके मैंने भी देखा. आई सेड मैंने तो ऐसा इंटरव्यू कुछ किया नहीं था. Where did this come from? See how things sensationalize क्या करते हैं. You need to treat something seriously. So पहले से अपने दिमाग में बना लिया कि फिल्म जर्नलिज्म का मतलब ही सेंसेशनलिज्म है. तो मेरे इंटरव्यू में से ही मेरे एडिटर ने एक ऐसा क्वेश्चन लिया. तो मैंने मिस्टर बच्चन को पूछा था, I had asked him
कि मिस्टर बच्चन, डू यू रिग्रेट दैट फेस ऑफ योर लाइफ व्हेन यू वर एम्ब्रॉयल्ड इन बोफोर्स, पॉलिटिक्स, रेखा इशू? तो ऐसे कई चीजें थे जो वो जिंदगी के वो दौर, आप डू यू रिग्रेट इट? तो उन्होंने बहुत सोच के बोला नो, जस्ट नो। तो मैंने भी आंसर में वही लिखा, नो करके छोड़ दिया, एंड आई गिव द कॉपी टू देम, वेंट अवे। नेक्स्ट मॉर्निंग हेडलाइन इज, दिस इज द हेडलाइन, आई डू नॉट रिग्रेट। तो वहां से कैसे कैसे करके उन लोगों ने ये बना लिया, एंड देन माई आई थिंक लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि ये आमतौर पर देश के लोगों का बर्ताव होता है, वो इसी तरह खबरों को सेंसेशन बना देते हैं। ये बहुत कॉमन बात है। अजय जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपके पास और भी विकल्प होंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में, या आपने खुद फिल्म पत्रकारिता को ही चुना, और क्यों चुना? कितना आकर्षक लगा आपको ये काम? नहीं, इसके पीछे एक छोटा सा किस्सा कई जगहों पे मैं कह चुका हूँ, और वो ये है कि मैं जब चीन से लौट के आया था तो सीरियस जर्नलिज्म कर रहा था। मैं इंटरनेशनल रिलेशन पर लिखता था, जनहित वाली बातें लिखता था, सोशियोलॉजिकल स्टडीज होते थे मेरे आर्टिकल्स में, रिसर्च आर्टिकल्स होते थे। लेकिन 92 की बात है ये, 92-93 में जब ये वाजपेयी जी की सरकार काम कर रही थी, और उसके समय जो चेंजेज हुए थे, तो फिर सारे संपादक बदल दिए गए थे। आपको याद होगा नवभारत टाइम्स के भी संपादक बदल दिए गए थे। तो मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था और मुख्य रूप से नवभारत टाइम्स के एडिट पेज पर लिखता था मैं तब यहाँ से, और यहाँ अपने विश्वनाथ जी लिखवाते थे, तो वो ज्यादातर कवर स्टोरी करवाते थे या कुछ और संडे स्टोरी करता था मैं सोशल इंटरेस्ट की चीजों पर। लेकिन वहां देखा मैंने कि मेरी जो पॉलिटिकल राइटिंग थी और जो मैं कहना चाहता था, जो मेरे निष्कर्ष होते थे, वही काट दिया जाता था, फैक्ट्स रहने दिया जाता। तो फिर मेरी विरक्ति होने लगी, थोड़ा सा निराश भी हुआ मैं, और तब मैं ये सोच रहा था कि क्या करूं मैं। और आप जानते होंगे प्रकाश जी बहुत करीब से कि सुमंत के साथ मेरी दोस्ती थी, उनके साथ मैं कहीं जाता था फिल्मी पार्टीज वगैरह में, और उन दिनों में फिल्म फेयर का अनुवाद करता था और स्क्रीन का अनुवाद करता था। तो इस तरीके से फिल्मों के प्रति मेरी एक रुचि बढ़ती जा रही थी, और हर भारतीय जन्मजात फिल्म देखता रहता है वो। तो वो फिल्मों का शौक तो सबको होता है, कोई लिख पाता है, कोई बोल पाता है, कोई नहीं कर पाता, लेकिन मजे सब कोई लेते हैं। तो वो तो था ही अंदर जी। फिर जब ये बहुत निराश, 94-95 की बात है, तब इरफान जो अभी नहीं है, इरफान और ईशान त्रिवेदी, ये दोनों मेरे बहुत पुराने परिचित रहे हैं, फिल्मों में एक्टिव होने के पहले से कह लें हम। तो इन लोगों ने कहा कि आप फिल्म जर्नलिज्म क्यों नहीं करते हैं, तो और सीरियसली क्यों नहीं करते हैं, लग जाइए इसमें और इसी को फोकस कीजिए। फिर मैंने तब कहा भी था कि यार फिल्म जर्नलिज्म में करना क्या है, और यही फिल्म जर्नल, मैं भी आपकी तरह, या जो एक रवैया है कि गंभीर चीज है, कि क्या यार फिल्म जर्नलिज्म करने के लिए मैंने जेएनयू की पढ़ाई की, चाइना गया, तमाम जानकारियां बटोरी, और अब जाकर के फिल्मों पे लिखूं मैं, और वो भी सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार का इंटरव्यू करूंगा। ये मेरी बातें थी। इस पर इरफान ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और फिर उन्होंने मेरी मुलाकात बासु भट्टाचार्य से करवाई। बासु भट्टाचार्य से मैं मिला, और फिर इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई। फिर श्याम बेनेगल के साथ मैं शूट पर जाता था उनके, और तब जरूरत नहीं थी, 8-8 दिन 10-10 दिन उनके शूट पर रहता था, जरूरी नहीं था कि कवरेज करूं। और इतने अच्छे व्यक्ति हैं वो कि रहने का इंतजाम कर देते थे, खाने का इंतजाम कर देते थे। बाकी उन्होंने कह रखा था आने जाने का मैं कुछ नहीं दूंगा तुमको, तुम अपनी मर्जी से आए हो, अपनी मर्जी से जाओगे। तो इस तरीके से इंटरेस्ट बढ़ता गया। और फिर 99 में मेरे एक मित्र हैं, उनके कहने पर, अजय, जो दैनिक जागरण में काम कर चुके थे, उन्होंने कहा कि तुम जागरण आ जाओ, जागरण ज्वाइन कर लो। और फिर मैंने जागरण ज्वाइन किया था, ये 99 की बात। जी। मेरे साथ भी एक ऐसा ही कुछ अच्छा दिलचस्प अनुभव हुआ। मैं मुंबई नवभारत टाइम्स में था, और दिनमान में कन्हैयालाल नंदन संपादक थे। तो उन्होंने एक बार मुझे मैसेज भेजा कि हमें धर्मेंद्र का इंटरव्यू चाहिए। उन दिनों मोबाइल वगैरह होते नहीं थे, टेलीफोन डायरेक्टरी और इंटरनेट वगैरह था नहीं। तो मैं हमारी सहयोगी पत्रिका धर्मयुग के एक पत्रकार के पास गया, सहायक संपादक के पास। मैंने कहा कि मुझे धर्मेंद्र का फोन नंबर चाहिए, क्योंकि दिनमान के लिए उनका इंटरव्यू करना है।
उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा है कि आप शाम को 6 बजे आ जाइए। तो मैंने कहा ठीक है। मैं शाम को 6 बजे उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा क्या किस लिए आए थे? मैंने कहा धर्मेंद्र का इंटरव्यू करना था, उनसे समय चाहिए, तो उनका नंबर दे दीजिए मुझे। तो उन्होंने कहा बैठो। मैं बैठा। उन्होंने कहा हाँ, सवाल लिखो सवाल और जवाब। वो मुझे डिक्टेट कराने लगे कि ऐसे, क्योंकि तब मैं काफी नया था। तो मुझे लगा कि अरे, तो उन्होंने कहा कि फिल्म कलाकारों के कई इंटरव्यू तो ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू होते ही नहीं, अंदाज से लिख दिए जाते हैं कि कोई क्या बोलेगा, तो अंदाज से इस तरह इंटरव्यू चलते थे। तो मैं चकित रहा। मुझे लगा कि इस विधा में लोग इतने अगंभीर कैसे हो सकते हैं कि बगैर इंटरव्यू किए ही इंटरव्यू छापते, लेकिन वो हो रहा था। खैर, ये मेरा एक अनुभव था फिल्म पत्रकारिता को लेकर। अफसाना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये बताइए कि आपने फिल्म दुनिया की कई ऐसे स्कैंडल कवर किए, जैसे सलमान खान और ऐश्वर्या राय की खबरें जो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनी, और उनके बहुत सारे प्रभाव फिल्मी दुनिया पे भी पड़े। उनके बारे में कुछ बताइए कि क्या वो घटनाएं थी, कौन सी खबरें थी, और आपको कैसे वो स्कूप हाथ लगे, या आपने कितनी मेहनत की उनको पाने के लिए। जैसे कि एक पॉलिटिकल रिपोर्टर राजनीतिक खबर के लिए संघर्ष करता है, बिजनेस का रिपोर्टर उस खबर के लिए संघर्ष करता है। आपने भी वो खबर के लिए मेहनत की थी, या ऐसे ही आपको अलल टप्पू आपके हाथ में आ गई खबर? क्या होता है ना, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है प्रकाश जी, यू विल हैव टू पुट इन हार्ड वर्क, क्योंकि हर एक फैक्ट हैज टू बी इन प्लेस, अदरवाइज यू कैन बी सूड फॉर दैट, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हो। तो विथ मी इट हैपेंड कि जैसे आपने बताया, प्रफुल्ल महंता स्टोरी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज फॉर मी। टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज न्यूज थे वो। एंड फॉर दैट स्टोरी, वंस इट वाज आउट, प्रफुल्ल महंता सेकंड मैरिज while he was the serving CM of Assam, तो वो स्टोरी किया था मैंने। उनके मेरे स्टोरी की वजह से he had to step down from that post as well as the post of the general secretary of his party. So that was one of the political story. Then moving to the what my thing is, it was not films, it could have been in any field. that nature streak of nature of investigation के जो है वो हर एक उस पे आई हैड डन राइट। इवन फ्रॉम सौरभ एंड नगमा की जो स्टोरी थे, सौरभ वाज अ क्रिकेट कैप्टन ऑफ इंडिया एंड नगमा, तो वो स्टोरी के लिए मेहनत मुझे कहीं ना कहीं, तो ऑफ कोर्स यू विल हैव टू व्हाइल एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम देम, जो आप उनसे निकालते हो, दैट इटसेल्फ इज अ मेहनत। इतनी इजी नहीं होती कि बिकॉज इट बिकम्स अ ह्यूज न्यूज, नॉट जस्ट न्यूज, देयर सो मेनी इंटरेस्ट जुड़े हुए होते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट भी। ही इज अ क्रिकेट कैप्टन ऑफ इंडिया, क्रिकेट के आई एम जस्ट सेइंग क्रिकेट तो एक मैंने वो लिया है, देयर आर इवन इन फिल्म रिलेटेड एड्स आते हैं, आपके फिल्म्स के एड आते हैं, आपके स्टार जो एंडोर्स करते हैं प्रोडक्ट उसके एड्स आते हैं। सो इवन दैट इज मैनिपुलेटेड एट टाइम्स कि आपका इतने बड़ा अच्छा स्टोरी है, लेकिन समटाइम यू आर नॉट बीइंग एबल टू, यू आर नॉट अलाउड टू डू द स्टोरी, क्योंकि सो एंड सो हैज सेड कि हम ये एड विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमारे एड में ये स्टार थे, सो दे आर नॉट हैप्पी विद इट। सो यू नो देयर आर मेनी चैलेंजेस वन इज टू गो थ्रू व्हाइल डूइंग द इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी। तो आप सलमान एंड ऐश्वर्या वाला स्टोरी हैड बिकम क्वाइट बिग इन द फिल्म वर्ल्ड। इफ यू आस्क मी, आई वॉज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आपने पूछा ट्रांजिशन कैसे हुआ, मैंने बताया एक स्टोरी, एक किस्सा के थ्रू से बताया कि दिस इज हाउ समहाउ आई वाज प्लेस्ड इनटू दिस फिल्म वर्ल्ड, एंड धीरे 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 आई स्टार्टेड, दे गेव मी, एशियन एज गिवन मी ए कॉलम, प्रकाश जी आई वांट टू टेल यू कि ये नॉस्टैल्जिया बोल के कॉलम थे, एशियन एज में मुझे दिया गया था व्हाइल आई वाज वेरी न्यू टू दिस पेपर। तो वहां से मुझे नॉस्टैल्जिया में जाके मिलने, आई हैव डन ए लॉट ऑफ रिसर्च एंड मीटिंग दिस पीपल। ऑफ कोर्स आज वो नहीं रहे, मुकरी बोलिए, भगवान दादा, चंद्रशेखर, उनके घर जा जाके मैंने ये सब उनके इंटरव्यू, क्या कंडीशन में रहते थे फाइनेंशियली वीक, तो आई हैव डन ऑलमोस्ट अबाउट 25-30 लेजेंड्स जो बोलते हैं, जो आज नहीं है हमारे बीच, केन सिंह। तो ये सब से शुरुआत, धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा, with people के interest बढ़ा मुझे, I was interested in knowing the person, so knowing the person and knew, can you hear me प्रकाश जी? आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। Am I audible? जी हाँ, यू आर ऑडिबल।
Yes. So then, this is how I got into, because I started going and visiting these people. सबसे जाके मैं मिल के बैठती थी उनके घर पे, जिस भी कंडीशंस में रहते थे. I used to go spend hours with them, 2, 3, 4 hours. फिर जाके एक स्टोरी मिलते थे मुझे, लंबा स्टोरी आके नॉस्टैल्जिया बोल के एक मेरे कॉलम होते थे बहुत 2000 वर्ड के, पूरा ऑलमोस्ट फुल पेज एशियनेज में. तो धीरे धीरे दिस इज हाउ आई स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन पीपल्स लाइव्स. While I was also doing news reporting, investigative journalism, ये सब भी करती थी, but this was also one interesting aspect of mine कि मैं कैसे इंटरव्यू में जुड़ गई. Even today when I do an interview with any star, बोलिए जिसके बारे में हो, I sit and they open up in front of me, admit करते हैं, कुछ confess करते हैं, बातों में वो बहुत कुछ बोल जाते हैं. So this is how my interest in film journalism धीरे धीरे स्टार्ट. लाइक आपने शायद बताया कि किसी ने, अजय ने बताया कि उन्होंने, इरफान ने उनको प्रोब किया कि चलो यू शुड डू फिल्म जर्नलिज्म, है ना आपका. तो मुझे, because I have over a period built up lot of contacts in this world, film world, but I was not interested in film journalism at all. मुझे करना था political journalism. तो धीरे धीरे things changed for me, and my friends around, my editors used to tell me कि अफसाना, you have great contacts, and that personality also matters, कि आप जाओगे तो story लेके आओगे. And ये वाले जर्नलिज्म में शायद you will have to go to this places, हर जगह घूमना होगा, पता नहीं आपको क्या होगा. So they convinced me कि आपका contact जो है, आपके demeanor है, आप यहाँ अच्छा कर पाओगे, so give it a try. तो मेरा ट्रांजिशन धीरे धीरे सेलिब्रिटी जर्नलिज्म जो बोलते हैं उस पे मैंने स्टार्ट कर दिया. गुड इंटरव्यूज, बिग इंटरव्यूज, और साइड बाय साइड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो आपने बोला, सलमान एंड ऐश्वर्या वाला. खबर कैसे आपके हाथ लगी? वो खबर कैसे हाथ लगी आपको? पढ़ने लगी या आपने कोई मेहनत की थी उसके लिए? ये बताइए. तो मैं बताती हूँ, ये ऐश्वर्या, सलमान, आई यूज्ड टू नो सलमान थ्रू माय इंटरव्यूज ओनली. बातें होती थी कभी. एंड सलमान एट दैट पॉइंट 2001, 2, 3 वाज ए ब्रैट, सुपर ब्रैट जो थे, है ना. तो किसी को भी ही वुड ह्यूमिलिएट पीपल. तो आई वुड नॉट रियली गो इन फ्रंट ऑफ सलमान, एंड मुझे अच्छा नहीं लगता. तो फोन के ऊपर ही मैं उनसे बात कर लेती थी, लंबी हो जाते थे, बट आई यूज्ड टू काउंसिल हिम. पता नहीं क्यों काउंसिल करती थी. तो वो फोन के ऊपर ही इसके बारे में उसके बारे में बहुत, ही वुड रियली टॉक रबिश अबाउट, मतलब नॉट रबिश, ही वुड जनरली, ही वाज अ ब्रैट. तो ब्रैट होने में सोच समझ के नहीं बोलते थे सलमान. तो मैं उनको धीरे धीरे फोन पे ही काउंसिल करती थी, धीरे धीरे उनसे एक्सट्रैक्ट करती थी, स्टोरीज आ जाते थे मुझे. तो वो करते करते सलमान के साथ मेरे एसोसिएशन बहुत अच्छा हो गया. एंड एवरीबडी नोज इन द इंडस्ट्री दैट वी हैड रियली वी शेयर ए गुड रैपो, गुड दिस थिंग. तो ऐश्वर्या राय came in the scene because Aishwarya and Salman at that point were a couple, were dating each other. So somehow from Asian Age I moved to Times of India. Then by then I'm talking about Times, my Times का stint. And somehow they always want to get in touch. You see, इनका क्या होता है ना, ये all these big stars बोलिए या आपके subject जो है, they always want to have that association with this journalist जिनके थोड़ा influence है वो organization में. उनके ये सोच है कि मे बी दे कैन कंट्रोल अस, मे बी दे कैन बी फ्रेंड. अगर फ्रेंड हमसे फ्रेंडली वो हो जाए तो शायद वो हमको स्टोरीज दे सकेंगे. सो दैट थॉट आना शुरू हो गया. तो वन डे ऐश्वर्या कॉल्ड मी, शी यूज्ड टू कॉल मी एवरी डे एंड रोती थी. सलमान के साथ झगड़ा होते थे. I don't know whether I should be talking about all this now because she is already married and I don't know Prakash ji, we should be touching all this, but yet I'm just saying कि she called me, she only gave me the story. उन्होंने खुद ही दिया था ये स्टोरी मुझे ऐसे ऐसे. तो मुझे घर पे बुलाया. वी हैड अ लॉन्ग चैट ऑन दिस. पूरा ऑलमोस्ट 7 in the morning तक हम बैठ के बातें की. एंड आई गॉट द स्टोरी फ्रॉम हर अबाउट सलमान एंड ऐश्वर्यास, जो अनप्लेजेंट न्यूज हुआ था, जो उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस बोलो, सिस्पिस बोलो, जो वो. सो स्टोरी आई गॉट फ्रॉम ऐश्वर्या डायरेक्टली. But the biggest regret I have, Prakash ji, about this story, वो छपने के बाद उसी दिन सलमान met with that accident. As in सलमान की जो एक्सीडेंट अमेरिकन बेकरी वाला किस्सा हुआ was after this story, जहाँ ऐश्वर्या ने confess किया that they have nothing to do. So many things was in that story that became national news. हर newspaper cover किया. So the biggest regret I have today, I have to admit, is that मैंने वो story के लिए, हमें जो सिखाया जाता है कि जर्नलिस्ट होते हैं, यू हैव टू डू बोथ द साइड, यू हैव टू बी फेयर टू द स्टोरी.
तो मैंने जी ऐश्वर्या का पूरा मिलने के बावजूद आई कुड नॉट गेट सलमान टू टॉक ऑन दिस बिकॉज सलमान वाज अब्रॉड। जी तो उनको मैं नहीं पाई, तो वन साइड ऑफ द स्टोरी चले गए एंड दिस हैज बिकम सच ए बिग न्यूज। ऑफ कोर्स आफ्टर दैट आई सलमान के साथ फिर मिले हम। सलमान वाज एज यूजुअल बहुत ह्यूमिलेटिंग टुवर्ड्स मी। वो सब आई विल कम व्हेन यू आस्क मी। ओके। अजय जी, आपके पास आना चाहूंगा। जी बॉलीवुड इंडस्ट्री या मुंबई फिल्म उद्योग जो है हिंदी की फिल्में बनाता है, लेकिन वहां सारे काम अंग्रेजी में होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अंग्रेजी में होते हैं, असाइनमेंट अंग्रेजी में बताया जाता है, स्क्रिप्ट कई बार तो रोमन में, अधिकांश बार कहना चाहिए रोमन में लिखी जाती है, कहानी अंग्रेजी में लिखी जाती है, कहानी अंग्रेजी में नरेट की जाती है, और फिल्म का प्रचार भी अंग्रेजी में किया जाता है। और वो भैया लोग यूपी बिहार के अपने हीरो जो वहां जाते हैं, वहां जाते ही वो अंग्रेज की औलाद बन जाते हैं। आप एकमात्र एक ऐसे शख्स हैं जो लगातार बॉलीवुड या मुंबई फिल्म उद्योग के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करते रहते हैं कि आप हिंदी में फिल्में बनाते हैं तो हिंदी का उपयोग कीजिए, हिंदी का उपयोग कीजिए। आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, और क्या आप, कई लोगों ने, कई फिल्म वालों ने अपनी राय बदली है, अपने पोस्टर की भाषा बदली है आपके पोस्ट के बाद, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर आप काफी सक्रिय हैं, तो ये कैसे विचार आपके मन में आया, और अब बॉलीवुड फिल्म उद्योग में हिंदी वालों की क्या स्थिति? इसके दो भाग कर सकते हैं हम। एक तो है कि हिंदी पत्रकारों के प्रति फिल्म इंडस्ट्री का रवैया, और दूसरा कर सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में हिंदी अचानक से नहीं आई है। मतलब हिंदी का जो निष्कासन हुआ है या हिंदी का प्रयोग कम हुआ है, वह अचानक से नहीं हुआ है। उसके पीछे एक लंबी कहानी है और हमारे सामाजिक बदलाव का एक परिणाम है जो वहां दिख रहा है। हम सारे लोग देख सकते हैं कि हम हस्ताक्षर किस भाषा में करते हैं। हम सारे लोग अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हैं, चाहे देश के किसी भी कोने में रहें। नहीं, मैं हिंदी में करता तो हूँ। ये एक प्रवृत्ति बन गई है हमारी। जी हम हिंदी में हस्ताक्षर नहीं करते हैं और हिंदी में फॉर्म नहीं भरते हैं। हाई स्कूल का फॉर्म हो, कॉलेज का फॉर्म हो, तमाम फॉर्म सब अंग्रेजी में आते हैं ज्यादातर। हिंदी में फॉर्म ही नहीं आते हैं। आधार कार्ड के लिए जाइए अंग्रेजी में, सब कुछ अंग्रेजी हो चुका है। तो इसको अब ज्यादा बदला नहीं जा सकता। लेकिन चूंकि फिल्म और राजनीति इस देश में दो ऐसे मीडियम है जिसकी भाषा मुख्य रूप से हिंदी है, लेकिन फिल्मों में भी अब हम देख रहे हैं जिस प्रकार से दक्षिण ने अपना असर दिखाया है और लोग देखने लगे हैं वहां की फिल्में, भले ही सबटाइटल्स के साथ देख रहे हो, डबिंग में देख रहे हो। मुझे तो यकीन है कि कुछ दिनों के बाद वो भाषा भी सीखेंगे फिल्मों के आकर्षण में, जैसे हिंदी सीखी थी लोगों ने हिंदी फिल्में देखने के लिए। जो हिंदी फिल्मों में हिंदी का चलन कम होता गया है, उसके पीछे एक तो कारण रहा है जो नेपोटिज्म है, उसका एक दूसरा असर यहाँ भी दिखा। हुआ ये कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग ही धीरे धीरे फिल्म में काम करने लगे, उन्हीं लोगों के हाथों में कमान की चीजें आ गई। और इनके बच्चे जो होते थे, फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे, वो बचपन से अंग्रेजी सीखते थे। अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा, अंग्रेजी नन उनको रखती थी, कैथोलिक नन उनको रखती थी। वहां स्कूल में जाते थे, मिशन स्कूल्स में जाते थे, फिर हाई एजुकेशन के लिए ये विदेश चले जाते थे और फिर वहां से लौटते थे और हिंदी फिल्मों में लॉन्च करना होता था तो कुछ हिंदी सीख लेते थे, बोलने की हिंदी। मतलब कितने बड़ी विडंबना है कि हरिवंश राय बच्चन के बेटे अमिताभ बच्चन जितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, उनका बेटा अभिषेक बच्चन अब जाकर के हिंदी बोलने लगे हैं। लेकिन शुरुआती दिनों में उनको हिंदी वैसी नहीं आती थी, बल्कि उनसे अच्छी हिंदी ऐश्वर्या राय की थी। तो ये विडंबना रही है हमेशा से। दूसरा ये भी रहा है कि जो हम हिंदी वाले तमाम गालियां देते हैं इंडस्ट्री को, लेकिन आप करें, आप तो तकनीकी जानकार भी है चीजों के, आपने इंटरनेट के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और तकनीकी चीजों को जानते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में और बाकी चीजों में, तकनीक में हम उतनी तेजी से हिंदी की चीजें नहीं ला पाए। पोस्टर का ही मामला जो मैं बार बार उठाता हूँ, पोस्टर के लिए मेरी बात हुई थी। जो लोग प्रोडक्शन डिजाइन करते हैं, जो पोस्टर डिजाइन करते हैं, उन्होंने स्वीकार किया था कि हमारी मजबूरी थी कि हम अंग्रेजी में पोस्टर करें।
हम हिंदी में पोस्टर नहीं कर सकते थे, क्योंकि हिंदी में ऐसे सुलेख, अच्छी राइटिंग वाले, कैलीग्राफी वाले लोग नहीं थे अच्छे जो हमें उपलब्ध हों, और कंप्यूटर पूरा अंग्रेजी में काम करता था इनिशियल डेज में, अब जाके हिंदी में चीजें चलने लगी हैं। तो एक सुविधा होती थी कि अंग्रेजी में सब कुछ डिजाइन तैयार करो, दे दो, प्रोड्यूसर राजी हो जाता था, कर देता था, और पूरा हिंदी समाज लगभग बाइलिंगुअल हो चुका है। वो अंग्रेजी भी उतनी ही अच्छी जानता है जितनी अच्छी हिंदी जानता है, सिर्फ बोलना नहीं जानता है अंग्रेजी अच्छी तरीके से, क्योंकि बचपन से उसका अभ्यास नहीं रहा है। लेकिन पढ़ता है, लिखता है, पेपर भी लिख लेता है, सब कुछ कर लेता है वो। दैनिक व्यवहार में उसके अंग्रेजी नहीं है। तो फिल्म निर्माताओं ने भी इसको एक एक्सक्यूज मान लिया और कहा कि अलग से खर्च करना या अलग से हिंदी में पोस्टर बनवाना ये क्यों जरूरी है, कि अंग्रेजी तो सारे लोग समझते हैं। और अभी मुझे तर्क दिया जाता है कि हिंदी फिल्में पूरे देश में देखी जाती हैं। मेरा ये कहना है, अगर पूरे देश के दर्शक हिंदी देख रहे हैं, तो अगर हिंदी पोस्टर पे हिंदी आ जाएगी तो क्या देखना बंद कर देंगे? आप हिंदी, जैसे पहले था हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, 3 भाषाओं में पोस्टर छपते थे। बाद में उर्दू गायब हो गई, उसके बाद धीरे धीरे हिंदी भी गायब हो गई, और अब तो सिर्फ अंग्रेजी चल रही है। तो ये तो पोस्टर हुआ। वही चीज सॉफ्टवेयर हम नहीं बनाए, हमने जो स्क्रिप्ट राइटिंग का सॉफ्टवेयर है वो हिंदी में उपलब्ध नहीं था लंबे समय तक। फर्स्ट ड्राफ्ट नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो शुरू में आया था, उस पर लोग काम करते थे, या और भी जो सॉफ्टवेयर थे वो सब हिंदी में नहीं थे। दूसरा, जो कलाकार आए थे वो अंग्रेजी समझते थे, हिंदी नहीं समझते थे, उनको रोमन में लिख के देना पड़ता था, क्योंकि वो हिंदी पढ़ नहीं सकते थे, लिपि नहीं आती थी, अक्षर नहीं आते थे उनको। लेकिन अजय जी, ऐसे ऐसे कलाकार भी थे जो रोमन के बजाय अरबिक में लिखते थे या उर्दू में लिखते थे। दिलीप कुमार साहब उसमें से एक है। अब धर्मेंद्र उर्दू में स्क्रिप्ट मांगते थे जी। तो चूंकि पंजाब से आए थे, वो उर्दू सीखी थी, उन्होंने उर्दू जानते थे, आज भी वो उर्दू में चीजें पढ़ना पसंद करते हैं। तो उस समय उर्दू में लिखा जाता था, एक जमाना था जब उर्दू हिंदी में लिखा जाता था। आज भी कुछ लेखक हैं जो हिंदी में लिखते हैं। हाँ। और उन लेखकों की अब समस्या यही है कि वे कहते हैं सर हमारी स्क्रिप्ट कोई पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती है। हाँ। मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, एक निर्देशक का और एक बड़े कलाकार का, और दोनों अभी साथ में फिल्में कर रहे हैं, उसी फिल्म को कर रहे हैं। वो फिल्म उनके पास लगभग 2 साल पड़ी रही पढ़ने के लिए, वे नहीं पढ़ सके उसको। बाद में उन्होंने निर्देशक से कहा कि भाई आ करके सुना देना। हाँ। तो वे हिंदी सुन लेते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, हिंदी पढ़ना नहीं आता, हिंदी लिखना नहीं आता। एक तो चीज ये रही। और इसका दूसरा पहलू ये है जिस पर ज्यादा बात करने की जरूरत है, और जो हिंदी भाषी प्रदेश के लोगों को शिकायत है या अहंकार है उनका, मैं इसको उनका अहंकार कहता हूं, वो है कि उनको लगता है कि हिंदी सिनेमा हिंदी ऑडियंस के दम से चलती है, उनके दम से फिल्में बनती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अफसाना इस बात को मानेंगी कि हिंदी फिल्मों का बिजनेस ज्यादातर बॉम्बे से होता है, 30 to 40% बिजनेस बॉम्बे से होता है, और यहाँ की भाषा अंग्रेजी में चलती है। इसके अलावा दिल्ली से होता है, जो भी वो भी एक मेट्रो है। और फिर पूरा हिंदी प्रदेश मिला दें जिसमें 5 स्टेट आते हैं, वो कुल मिला के 15 से 25% कंट्रीब्यूट करते हैं सिनेमा में। तो होता क्या है कि पंजाबी क्यों इतनी हावी होती जा रही है? अब क्या चीज? बॉलीवुड में पंजाबी हावी होती जा रही है, गानों में पंजाबी बोल, डायलॉग पंजाबी, ऐसा क्यों? क्या ये इकोनॉमिक कंडीशन का कोई संबंध है कि जो पैसे वाला वर्ग है उसको प्रभावित करने के लिए फिल्में बनती हैं, या जो विदेश में रहने वाले लोग हैं, पंजाबी बड़ी संख्या में विदेश में खासकर यूएस और कनाडा में हैं, जो फिल्में देखते हैं, तो उनके लिए है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आज की बात नहीं है, ये सैकड़ों साल पुरानी बात है। जब सिनेमा बना और सिनेमा शुरुआत हुआ, मेरा काम अर्ली सिनेमा पर भी है, तो लाहौर ने ही लगभग आपकी फिल्म की भाषा, फिल्म का म्यूजिक और फिल्म के डायलॉग, ये सब कुछ लाहौर ने तय किया था। और लाहौर से ही तय होकर के और फिर प्रतिभाएं ज्यादातर लाहौर वाया लाहौर आई है हिंदी फिल्मों में। और वही आज भी शुरू से लेके अभी तक अगर फिल्म कलाकारों की लिस्ट बनाए
निर्देशकों की लिस्ट बनाएं, स्टार की लिस्ट बनाएं और उनके ओरिजिन का नाम लिखें अगर आप, तो आप पाएंगे कि हिंदी बेल्ट से आए, हिंदी प्रदेशों से आए प्रतिभाएं बहुत कम है। पंजाब का इसलिए भी असर है, पंजाबी कल्चर तो यश चोपड़ा के बाद ज्यादा आया है, लेकिन पंजाब एज सच म्यूजिक में गुलाम हैदर ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने संगीत की शुरुआत की। पंकज मलिक एंड गुलाम हैदर, ये दो हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा का संगीत का कहने की जड़ बीज डाले हैं। पंकज मलिक बंगाल के थे, रविंद्र संगीत तमाम चीजों के प्रभाव में थे, लेकिन वो धीरे धीरे कम होता चला गया। ये जो ढोलक है, ये ढोलक फिल्मों में पंजाब से आया है। जो गाने का स्टाइल है, जो हीर गाया जाता था, हीर कितना गाया जाता है हिंदी सिनेमा में, तो ये सारी चीजें, संगीत वहां से आया, संवाद वहां से आया, यहाँ तक कि हीरो हीरोइन भी उधर से आए। बाद में हीरोइनें तो अब थोड़ी तब्दील हो गई हैं, लेकिन हीरो आज भी जो कहा जाता है ना कि आप हीरो मटेरियल नहीं है, तो इसके पीछे मैंने काफी रिसर्च किया। अगर आप कभी एक अलग विषय रखें तो मैं बता सकता हूँ और डिटेल में जा सकता हूँ कि हमारी फिल्मों के हीरो जब चुने जाते हैं तो वो किस आधार पर और किन कारणों से चुने जाते हैं। आप काउंट करें, आज भी काउंट करें, मैंने आर्टिकल कई बार लिखा कि हिंदी प्रदेशों से क्यों नहीं आते हीरो जी। आप काउंट करेंगे तो 4 हीरो मिलेंगे आपको हिंदी प्रदेशों से। एक अमिताभ बच्चन है, एक शत्रुघ्न सिन्हा है, एक राज बब्बर है, एक आध और मनोज बाजपेयी वगैरह को अभी मैं उस कैटेगरी में नहीं रख रहा हूँ। वो लोग एक्टर हैं, बेहतरीन एक्टर हैं, इरफान है, मनोज है, पंकज त्रिपाठी है, आजकल ये सारे लोग बड़े अच्छे एक्टर हैं, लेकिन दे आर नॉट स्टार्स। तो स्टार जो है वो माना जाता है कि ये हीरो मटेरियल है, यही हीरो बन सकता है और ये हीरो नहीं बन सकता है, वो भी है। दूसरे आप फिल्मों में देखें, फिल्मों के सबटाइटल्स देखें ना, फिल्मों में सबटाइटल्स नहीं, फिल्मों के जो सरनेम होते हैं, कौन लोग होते हैं। एक तो फिल्मों का हीरो जो होगा रोहित राज, ये खन्ना होगा, चोपड़ा होगा, धारीवाल होगा, यही सब नाम होंगे। कभी आपको मिला ईश्वर सिंह चौधरी नाम का हीरो फिल्म के अंदर, या फेकू पासवान फिल्म का हीरो हो जाए, टाउन मार्केट हो जाएगा। ये सिनेमा जो है ये श्याम बेनेगल की फिल्म का हीरो हो सकता है। मेन स्ट्रीम फिल्म का हीरो जो होगा वो रवि चोपड़ा होगा, या रवि कपूर होगा, या समर प्रताप सिंह होगा। वो समर यादव नहीं होगा, वो समर यादव नहीं होगा, कोई खान होगा, या कोई खान होगा। खान तो मतलब वैसे कलाकारों में भी खान आए हैं, तो यही सब चल रहा है। तो ये पंजाब आज नहीं आया है। हाँ, इधर जो पहले पंजाब एक संदर्भ के साथ आता था, एक उसका बैकग्राउंड रहता था सिनेमा में। अब क्या है कि पिछले दिनों तो मैं कई सारी फिल्में मैंने ही चर्चा की कि इलाहाबाद का बैकड्रॉप पे फिल्म बन रही है, लखनऊ के बैकड्रॉप पे फिल्म बन रही है, तो वहां की कजरी, वहां की होरी, ये सब नहीं, उसमें एक हीर गाया डाला जा रहा है, उसमें एक वो बल्ले बल्ले डाला जा रहा है, माही माही डाल दो, उस गाना हो गया। कुछ भी गाना डालो उसमें माही माही बोल दो, बस हो गया गाना। तो ये सारे, और इसमें कहीं ना कहीं भूषण कुमार का बहुत बड़ा योगदान रहा है टी सीरीज के। उनके पास जो म्यूजिक बैंक है, उस म्यूजिक बैंक में पंजाबी संगीत बहुत ज्यादा है, तो वो अपने गाने ठेलते रहते हैं। हिंदी मीडियम का जो पॉपुलर गाना है, फिल्म हिंदी मीडियम, उसका सबसे पॉपुलर गाना पंजाबी में। जी, ये तो बड़ी ट्रेजेडी की बात हो गई। अच्छा, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि ये इसके बारे में अभियान चलाया जाए? प्रेरणा नहीं, मैं जर्नलिज्म में जब आया यहाँ पे, तो यहाँ अफसाना भी जानती है इस बात को कि प्रेफरेंस में रहते हैं इंग्लिश जर्नलिस्ट उनके। हिंदी जर्नलिस्ट को वो एक शब्द चलता है अभी परिचय, वर्नाकुलर, ये वर्नाकुलर जर्नलिस्ट है। मैंने इस बात पर आपत्ति की थी कि इवन एड एजेंसीज में भी वर्नाकुलर कहा जाता है, और वहीं से ये भाषा फिल्मों में आ गई, फिल्म पीआरओ के अंदर आ गई। तो वो जब भी मुझे कोई फिल्म वर्नाकुलर लैंग्वेज का बोलता था, मैं नाराज हो। मैंने चूंकि अपनी साख थी दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर की, मैंने कहा आप मुझे हिंदी जर्नलिस्ट कहें, लैंग्वेज जर्नलिस्ट कहें, मैं मानता हूं। आप मुझे वर्नाकुलर जर्नलिस्ट कहेंगे तो मैं नहीं हूं। वर्नाकुलर शब्द का एक खास मायने होता है, अगर आप अंग्रेजी में जाएं तो। मैं वो नहीं हूं।
मैं हिंदी का जर्नलिस्ट हूँ, ये सब चलता था। उसके लिए कई झगड़े हुए। तो जी जी इन बातों से ये चीजें निकल के आई थी। और मेरे दिमाग में ये था कि पोस्टर, मैंने जब रिसर्च शुरू किया ना, जो अर्ली सिनेमा पे कर रहा हूं मैं, तो मैंने पुराने पोस्टर देखने शुरू किए थे, सब हिंदी में लिखे हुए थे। जी जी आपको याद होगा कास्टिंग भी हिंदी में चलती थी पहले। हाँ, पहले कास्टिंग पोस्टर हिंदी में बनते थे। हाँ, बाद में अच्छा। देखा कि आप ये दिखते हैं, दुर्भाग्य की बात है कि भारत की ही दूसरी भाषाओं की फिल्में, असमीज में कह लें, बंगाली में कह लें, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में कह लें, उनके फिल्मों के पोस्टर आप इंटरनेट पे खोजें तो पोस्टर उनकी भाषा में मिलेंगे। आपने बिल्कुल सही बात की अजय जी। हमारे साथ जो मौजूद है अफसाना जी, ये असमिया है, मूल असम की हैं। इन्होंने पढ़ाई मराठी में की है, पुणे में। मराठी नहीं मतलब मराठी इलाके में की है, और ये हिंदी इलाके में अभी काम कर रही। तो असली हिंदुस्तानी तो अफसाना है। अफसाना ये बताइए अफसाना की जो फिल्में आप, जो पत्रकारिता आप कर रही हैं, क्या भाषा कभी इसमें बाधा बनी? Personally, nahi bani, because I have been from that medium, as Ajay has explained it so well with in-depth, insightful explanation दिया उन्होंने कि vernacular medium बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते हैं। तो they have always been given the second hand treatment. जहां से मैं आई हूँ, जिस industry which I belong, yes, Hindi has been, in terms of, I'm talking about in terms of journalism, they have always been given the second hand treatment. बट द फैक्ट ऑल्सो रिमेन्स कि अजय जी जैसे उन्होंने बताया कि ऑल द मेन स्ट्रीम, जैसे उन्होंने इंटरव्यूज, हमारे इंटरव्यू के लिए वेट करते रहते, इनके ऑल द इंग्लिश गुड इंटरव्यूज के लिए वेट करते ताकि वो ट्रांसलेट कर सके। तो instead of that, why could not anybody from a Hindi newspaper would go to the PR or to the filmmaker and express the dissatisfaction कि जी नहीं, ये हमको अलग से टाइम दीजिए और हमको जो पूछना है हम वही करेंगे। You know, then probably a trend could have been set 20 years back, 25 years back. Am I correct, Ajay? Yeah. So it is important कि हमको एम्फेसिस करना होगा, बिकॉज आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में सोचती हूँ तो मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। हालांकि यस, आई डू हैव ए प्रॉब्लम इन सेंट्रल इंडिया नाउ। समटाइम मुझे लगता है मैं अनलर्न कर रही हूँ वर्ड्स इन इंग्लिश, एंड बट द बेस्ट पार्ट इज दैट आई हैव अडेप्टेड एंड आई हैव इन द लास्ट 2-3 years लर्न क्वाइट अ लॉट ऑफ हिंदी, जो मुझे बॉम्बे में नहीं, आई डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी। सीखने को मुझे कुछ भी एक अपॉर्चुनिटी नहीं थे, किसी से बात करने के लिए नहीं। आप आई मीन दैट डिस्टिंक्शन वाज वेरी वेरी एविडेंट। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कभी नहीं हुआ, बिकॉज दिस इज द लैंग्वेज आई फॉलो एंड बॉम्बे ऑल्सो फॉलोज। ऑल द मेट्रो सिटीज, स्पेशली दिल्ली एंड बॉम्बे, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, मोड ऑफ कम्युनिकेशन देयर। तो आई नेवर हैड अ प्रॉब्लम। अफसाना जी, फिल्म पत्रकारिता के बारे में, सॉरी, फिल्म पत्रकारिता के बारे में, वैसे आप फिल्म पत्रकार नहीं है, केवल फिल्म के पत्रकार नहीं है, जनरल पत्रकार हैं, लेकिन आपको क्या लगता है क्या फिल्म पत्रकारिता की दिशा बदलने की जरूरत है या बदल रही है? आपको लगता है क्या फिल्म पत्रकारिता ऐसी चलती रहेगी या सुधरेगी, इसमें कुछ बदलाव आएगा? But you know what, we should not look at it कि सुधरेगी, what is सुधारना, what is correction. If we move with time जो भी हमको सिखाते हैं, हमको बहुत जरूरी है to be relevant with time. Today you are doing an interview with us using a medium which is of today, है ना? तो हमको बहुत जरूरी है कि हम उसको अडेप्ट करें टाइम के साथ। तो सिमिलरली फिल्म जर्नलिज्म हैज ऑफ कोर्स, अभी आप हमारे मम्मी और पापा के जमाने किसी को बिठा के पूछिए कि अफसाना या अजय, द काइंड ऑफ जर्नलिज्म उन लोगों ने जो किया है, वाज इट जर्नलिज्म एट ऑल? तो दे विल से नो, दैट इज नॉट जर्नलिज्म। दे विल बी लाइक वेरी दिस थिंग कि ये क्या कर रही है, दे विल कंडेम अस। बट सिमिलरली हमारे लिए हमने बहुत अच्छा जर्नलिज्म किया है, तो 10 years डाउन द लाइन, 15 years डाउन द लाइन, टुडे अगर हमको पूछ रहे हो आप, जैसे आपने अभी पूछा कि डू यू थिंक सुधार आएगा, बट सुधार आने की कोई जरूरत, आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी करेक्शन रिक्वायर्ड हियर। जी, you know, because we are increasingly going towards a society which is a disposable society. Everything is short lived here, crisp.
हाँ। ट्विटर में जो 240 वर्ड्स है, दैट इज आवर लाइफ, इट हैज बिकम, राइट फ्रॉम वेब सीरीज बोलिए आप जो भी है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, वी आपने डोंट मैं नीड इसी टू। पर आ रहा था, मैं इसी पर आ रहा था, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है, हाँ जी। इसने इंटरटेनमेंट के पूरे रुझान को कितना बदला? ओटीटी हैज चेंज, आप कैन यू कम अगेन प्रकाश जी? हमारे किसको बदला? हमारे सिनेमा देखने के तरीके को कितना बदला इसने? देयर हैज बीन अ इनॉर्मस चेंज, ह्यूज चेंज, शिफ्ट तो हमारे हुए हैं ना फ्रॉम द मीडियम। आप देखो द शिफ्ट इज टुवर्ड्स द मोबाइल। हमने अभी मोबाइल पे शिफ्ट करना शुरू किया, तो द मीडियम हैज चेंज, कंटेंट क्रिएशन। अब हम वी वर डिपेंडेंट ऑन ए फ्यू थिंग्स फॉर कंटेंट क्रिएशन और वॉचिंग, और जो हमको एंजॉयमेंट देते थे, जो हमको देख के मजा आता था, थिंग्स हैव चेंज नाउ। So yes, there is an industry which has come up, and big time industry which is about OTT. Of course, is one platform. You have your mobile, you have your various other means that you create your content. The content is short lived. You enjoy, you learn, and you move on. तो सिनेमा, यस, आपको मैं अगर शिफ्ट होना चाहता हूं, मैं अजय जी के पास जाना चाहूंगा। हमारी बातचीत को काफी समय हो चुका है। अब आखिरी में मैं अजय जी के पास लौटना चाहूंगा। अजय जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही? हाँ, सुनाई दे रही है। अजय जी, ये बताएं कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने से क्या फर्क पड़ेगा? आपने आर्टिकल में काफी बातें लिखी है कि ओटीटी ने पूरा फिल्म देखने का तरीका बदल दिया है, फिल्मों का नजरिया बदल दिया है। तो आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि अगर ओटीटी, क्या ओटीटी जो पॉपुलर हो ही चुका है, तो इसके पॉपुलर होने के बाद से जो स्टार स्टेटस हुआ करता था ना, स्टार पॉपुलैरिटी, वो लगातार कम होती चली जाएगी और वो वैल्यू धीरे धीरे कम होगा। कंटेंट का बढ़ावा आएगा, कंटेंट बढ़ रहा है, कंटेंट बढ़ता जाएगा और उसकी वजह से मुझे ही ऐसा लगता है कि एक बदलाव तो आने शुरू हो गया है, दिखने लगा है, लक्षण दिखने लगे हैं। वो ज्यादा मेन स्ट्रीम बन जाएगा, ओटीटी मेन स्ट्रीम बनेगा, ये मुझे पूरा यकीन है इस बात का जी। और ये बताइए कि फिल्म देखने का तरीका, क्या भाषा को लेकर आपको कोई ओटीटी फिल्मों को लेकर भाषा की कोई आपत्ति है? नहीं, मुझे नहीं है। मैं आज भी सुबह भी किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा कि ये बाढ़ आई है, ये बाढ़ आने के बाद से ऐसी स्थिति आई है, कुछ दिनों के बाद ये स्थिति ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये लंबी स्थिति रहेगी। और ये समय के साथ बदल जाएगा। और अभी चूंकि एक नया चेंज है, लोग देख रहे हैं, बाहर से चीजें सीख रहे हैं, तो उसमें ये गड़बड़ियां हो रही हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाएगा। जी प्रकाश जी। प्रकाश जी, मेरे फोन की बैटरी जा रही है, मैं सिर्फ 9 मिनट आपके साथ रह पाऊंगा, 6 मिनट, वो भी तेजी से जा रही है। 9% है बल्कि बैटरी, और ये चार्ज ले नहीं रहा है मेरा यहाँ पे। जी खत्म करेंगे। प्रकाश जी, जी, आप कुछ कह रही हैं? I wanted to just continue from where he left. What Ajay was saying, emphasizing कि there is no need for change. भले हमारे लिए शॉक कल्चर है, द लैंग्वेज यूज्ड इन ओटीटी, द सीन्स, द मूवीज, जो सेक्स हम एक जमाने में टैबू थे, टैबू थिंग्स हैव बिकम वेरी नॉर्मल टुडे। सो दिस इज अ न्यू नॉर्मल, वी आर अडेप्टिंग। शॉक वैल्यू तो रहेगा, एंड ओवर ए पीरियड एंड स्लोली आई थिंक वी विल बी accustomed to it, we will accept it कि this is a new normal. मुझे लगता है कि खत्म हो जाएंगे। हमारे इस कार्यक्रम का समय भी खत्म होने वाला है, लगभग 1 घंटा होने में 2 मिनट भी बाकी 58 मिनट हो चुके हैं। हम थोड़ा देर से शुरू हुए थे। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, दोनों का, हमारे माननीय मेहमानों का, अजय ब्रह्मात्म जी का और अफसाना अहमद का, कि आपने इतना बहुमूल्य समय दिया। और सबसे ज्यादा मैं अपने इस कार्यक्रम के दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने इतने धीरज से हमारी बातें सुनी और हमारे दूसरे कार्यक्रमों के बारे में भी सुनते रहे। इस पत्रकारिता विमर्श की ये तीसरी कड़ी थी और अब तक सबसे ज्यादा हमें इस सीरीज को देखने वाले, इस सीरीज को चाहने वाले दर्शक मिले। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक करें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और
लिंक्डइन पर अगर देख रहे हैं तो भी इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। हम इसी तरह गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आते रहेंगे। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद अफसाना जी आपका, और अजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने समय में से बहुमूल्य समय निकाला और जो बातचीत हुई थी उससे अधिक समय आपने हमें दिया। आप दोनों का हृदय से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा, थैंक यू।